अस्सलाम वालेकुम, मैं अनीला शहजाद ग्लोबल इन 5 मिनट्स के साथ। पिछले दिनों हमने देखा और बहुत कवर किया इस बात को कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो रिप्रोचमेंट या दोस्ती शुरू हुई है, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जब से इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद से इन तमाम ममालिक के बीच में कोई ना कोई डिवाइड, कोई ना कोई झगड़े, कोई ना कोई जंगें इवन जो हैं वो होती रहीं। और ये जो पूरा मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन बेल्ट है, ये ऊपर नॉर्थ अफ्रीकन बेल्ट आपको दिखाई दे रही है और ये सारा मिडल ईस्ट दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्कॉर्ड चलता रहा। लेकिन जो है ये जो ईरान और सऊदी अरब का इकट्ठे होना और आपस में ताल्लुकात को ठीक करने से पूरा लैंडस्केप जो ये मुस्लिम उम्मा का है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत तेज़ी से हमने देखा कि टर्की और सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट, जॉर्डन और दीगर जो ममालिक हैं यहाँ पर मीना रीजन के अंदर, मीना मीन्स मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो इस रीजन में जो रिप्रोचमेंट्स और मुख्तलिफ मतलब आपस के ताल्लुकात, ट्रेड में, डिप्लोमेसी में बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इसके ऊपर नज़र रखना बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एक हिस्टोरिकल रिप्रोचमेंट हो रही है। और जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से जितना भी फॉरेन एलिमेंट्स और वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने कोशिश की कि इन तमाम ममालिक के बीच में कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, डिवाइड जारी रहे। लेकिन ये चीज़ अब ख़त्म होने को आ रही है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप मुझे ये मिला, जिसमें ये दिखा रहे हैं कि सबसे जो बड़ा डिवाइड था इस पूरे मुस्लिम बेल्ट के अंदर वो ईरान और सऊदी अरब के बीच में था। और ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो डिवाइड था उसकी वजह से कुछ ममालिक बहुत प्रो ईरान थे, जिनमें सीरिया था नंबर 1 और नंबर 2 ये यमन था। और यमन के अलावा इराक में जब तक तो सद्दाम हुसैन था वो तो बिल्कुल एंटी ईरान था। लेकिन जब सद्दाम हुसैन चला गया और जो बाद में जंग हुई, यूएस इन्वेजन हुई, उसके नतीजे में जो नई पार्लियामेंट इराक के अंदर बनी उसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि शिया एलिमेंट में मतलब बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 90% शिया पार्लियामेंटेरियंस थे, तो उसकी वजह से ईरान के साथ इराक का जो अब ताल्लुकात है वो बहुत बेहतर हो गए। तो ये एक बेल्ट आपको दिख रही है, ईरान, इराक, सीरिया, ये जो है वो प्रो शिया बेल्ट बनती गई, स्पेशली अरब स्प्रिंग के बाद और स्पेशली सद्दाम हुसैन के जाने के बाद। और उसके बाद ये जो यमन के अंदर होती लीडरशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पाई जाती थी, जो नॉर्थ के ऊपर के इलाकों में उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, उनकी वजह से जो है वो ये यमन भी जो है काफ़ी हद तक प्रो शिया हो गया और प्रो ईरान हो गया। और उसी वजह से सऊदी अरब ने यमन के साथ जंग शुरू की थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि प्रो ईरानियन जो एलिमेंट्स हैं, हूती एलिमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा एम्पावर हो रहे हैं यमन के अंदर। तो लेकिन बहुत सारे ममालिक जो कि प्रो सऊदी अरब रहे हमेशा, उनमें टॉप पे तो जॉर्डन और टॉप पे लाइक ये बहरीन, कुवैत, यूएई, ये सब थे। और कुछ बहुत सारे ममालिक जो कि सऊदी अरब के साथ अलाइन तो थे, मगर वो पूरी तरह से उसके साथ उनका दिल से जुड़े हुए नहीं थे और बहुत सारे मामलात में वो इंडिपेंडेंस चाहते थे। वो उनमें कौन-कौन से ममालिक थे, उनमें सबसे अव्वल फ़हरिस्त कतर, फिर ओमान, फिर ये इजिप्ट, सूडान, लीबिया और ट्यूनीसिया, ये लोग जो थे, ये चाहते थे कि हम अपनी थोड़ी बहुत ही इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाएँ, हर चीज़ हम सऊदी अरब की मर्ज़ी से ना करें। तो इसी तरह से ये जो मोरक्को है, ये बहुत ज़्यादा प्रो सऊदी रहा। और इसके अलावा ये जो आपको ग्रीन पैच में ये 3 ममालिक दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये सुन्नी मेजॉरिटी ममालिक तो हैं, मगर इन्होंने हमेशा कोशिश की कि हम ईरान और
سعودی دونوں کے ساتھ برابر جو ہے وہ تعلقات رکھے. ہماری تو ایک بہت جینوئن ریزن تھی کیونکہ ہمارا تو نیکسٹ ڈور نیبر تھا, ہمارا تو بارڈرز مل رہے ہیں ایران کے ساتھ, تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ ہم ایران کے ساتھ ایک اسموتھ اور مطلب بیلنس قسم کی فارن پالیسی رکھیں, اور اس کی وجہ سے سعودی عرب ہم سے تھوڑا بہت ناراض بھی ہوتا تھا, لیکن ہماری بہت زیادہ جو گہرے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی تھے, یعنی ہم دونوں کے ساتھ برابر تعلقات رکھنے کی کوشش کرتے تھے. اب یہ ڈیوائڈ جو ہے یہ سارا کا سارا جو کہ ورلڈ وار 2 سے اب تک ڈیولپ ہوتا رہا اور یہ ڈیوائڈ بڑھتا گیا اور اس میں کمپلیکیشنز آتی گئیں, یہ ایک دم سے آپ سمجھ لو کہ ختم ہو رہا ہے. اور ودن منتھس آپ یہ سمجھو کہ اب اتنی زیادہ ریپروچمنٹ ہو رہی ہے کہ تمام یہ ممالک جو ہیں ایک دوسرے سے تیزی کے ساتھ, تیز رفتاری کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں, ڈپلومیسی کر رہے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, مسائل حل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے ایک دوسرے کو خدشات بتا رہے ہیں. اور بہت حد تک تو میں نے آپ کو پیچھے بھی ایک پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ لائک یمن کے سلسلے میں ایران اور سعودی عرب میں بہت زیادہ تیزی سے بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنی فورسز, اپنی جو بھی پراکسی ہے یا جو کچھ بھی اس کو ختم کر رہے ہیں, اور یمن کے اندر وار ختم ہو رہی ہے. اور یہاں پر بلکہ ملاقاتیں اور خیر سگالی کی بہت ساری باتیں بھی ہو چکی ہیں. سو بہت ہی خوش آئند یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں آپ کو ایک لیٹسٹ جو خبریں ہیں ان سے گو تھرو کروانا چاہ رہی ہوں. پہلی جو بہت انٹرسٹنگ بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایجپٹ کے ٹرکی کے جو طیب اردوغان ہیں, جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے الیکشن اپنا 3rd ٹرم جیت لی ہے ایز اے پریزیڈنٹ آف ٹرکی, تو اس جیتنے کے بعد انہوں نے ایک مزید ڈپلومیسی کا ایک ویو شروع کر رہے ہیں. اور یہ خبر ہے کہ اسی مہینے 17 اور 19 جولائی کے بیچ میں وہ پورے گلف ریجن کی ایک دورہ کرنے والے ہیں, GCC ریجن, یعنی جس میں عراق, عمان, UAE یہ تمام شامل ہوں گے. تو اس سلسلے میں یہ ان کی ایک بہت ہی مین قسم کی مطلب ہوگا دورہ ہوگا. اور آپ کو میں بتا دوں کہ ایک تو سیریا وار کی وجہ سے, اور اس کے علاوہ جو پیلسٹین کا ایشو تو چل ہی رہا ہے اتنے دہائیوں سے, اس کی وجہ سے, اور عراق وار کی وجہ سے, یہ 3 جو وارز ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہو گیا تھا. اسپیشلی جو سیریا وار تھی اس کی وجہ سے ریفیوجیز جو ٹرکی میں گھسے, اس کے بعد وہاں سے وہ یورپ کے اندر گھسے. اسی طرح لیبیا کی جو وہ قذافی کی کلنگ کے بعد یہ جو پوری لیبیا کے اندر ایک پولیٹیکل ویکیوم آ گیا, اس کی وجہ سے نہ صرف لیبیا سے بلکہ ارد گرد کے ممالک سے بھی جو ہے وہ لوگ یہاں پر لیبیا میں پہنچتے تھے اور یہاں پہ کشتی پر بیٹھ کر اور یورپ کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ریفیوجیز کا پرابلم نہ صرف مسلم ممالک میں تھا بلکہ یورپ کے اندر بھی بہت تیزی سے یہ بڑھ گیا. اور اب جو یہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ ریفیوجیز کے پرابلم کو بہت سیریسلی ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جارڈن کے اندر جو سب سے زیادہ اس وقت ریفیوجیز ہیں, ایک تو پیلسٹینین ریفیوجیز کئی مطلب دہائیوں سے یہاں پر آ رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں, اور کئی مطلب علاقہ ہے ایک بہت بڑا جارڈن کا جس میں ریفیوجیز کیمپس ہی ہیں بے شمار. اسی طرح عراق سے بھی ریفیوجیز آنا شروع ہو گئے, سیریا سے بے شمار ریفیوجیز یہاں پر آئے ہیں اور بہت بڑے بڑے ریفیوجی کیمپس ہیں. اسی طرح سے لائک ٹرکی کے اندر بھی کچھ ریفیوجیز ہیں, اور یہ آپس میں بیٹھ رہے ہیں. جارڈن نے اب یہ چیز بہت زیادہ مطلب سیریسلی اٹھائی ہے کہ اگر آپ سب لوگ امن چاہتے ہو اور ریپروچمنٹ چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ ریفیوجیز کا مسئلے کو حل کرو. اور ٹرکی نے یہ کہا ہے کہ سیریا ٹرکی بارڈر کے اوپر اب ہم ایک نیا ہاؤسنگ سکیمز یعنی ایک نئے منی شہر آباد کرتے ہیں, جو کہ جہاں پر تمام جو ریفیوجیز ہیں ان کو ری سیٹل کیا جائے, سیرین ریفیوجیز کو واپس بلایا جائے, اور اگر عراق سے آئیں تو ان کو واپس بلایا جائے. تو یہ سب کچھ اب ایجنڈے کا مین حصہ ہے. سو اب یہ گلف کی جو دورے پہ آنے لگے, اس سلسلے میں جارڈن کے جو فارن منسٹر ہیں صفادی, انہوں نے یہ بولا ہے, ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرکش فارن منسٹر سے, اور انہوں نے ان سے یہ باور کروایا کہ جو ریفیوجیز کا برڈن ہے اور اس کی وجہ سے ڈرگس کا بھی مسئلہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے, اس چیز کو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کو حل کرنا
करना है। और इस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ, बड़ा डिटेल आर्टिकल है, उसमें उन्होंने कहा है कि जॉर्डन ने यानी दमस्कस ने ये कहा है अंकारा से कि टर्की से कि जो सीरिया से के अंदर तुम लोगों ने अपने ट्रूप्स रखे हुए हैं, जिसके ऊपर सीरिया भी नाराज हो रहा था अर्दोगान से कि ट्रूप्स अभी तक आपके अंदर है, इनको वापस अब बुला लो क्योंकि अब तो वॉर एक तरह से खत्म हो गई है, तो वो भी आप करो। और उसके अलावा जो मुख्तलिफ थोड़े बहुत छोटे मोटे मलेशियाज हैं जिनको टर्की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएस बैक मलेशियाज जो बहुत सारे सीरिया में थे, उनका तो कला कमा हो गया बिकॉज ट्रम्प ने अपने ट्रूप्स बुला ली थी, लेकिन अपनी सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से टर्की और रशिया अभी तक अपने ट्रूप्स को और अपने थोड़े बहुत ये जो मिलिटेंट्स उनके दोस्त थे उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो ये बात जॉर्डन ने सामने रखी है कि आपने इन ट्रूप्स को भी बुलाना है और मजीद जो मिलिशियाज जिनको अगर आप सपोर्ट करें उनकी सपोर्ट भी ख़त्म करनी है। तो इसी के सिलसिले में अर्दोगान ने उससे कहा है कि सेटलमेंट्स बनाते हैं हम, जो सेफ जोन्स बनाते हैं सीरिया के अंदर जो टर्की बॉर्डर के करीब करीब हों, और वहाँ पर हम जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको हम रीसेटल करते हैं, रीप्रोग्राम करते हैं वहाँ पर। और इसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे कतर और कुवैत हमें इन हाउसिंग स्कीम्स के लिए सपोर्ट करे, अपना फाइनेंशियल हेल्प करे। तो इसी सिलसिले में अर्दोगान का जो अभी जो दौरा होने वाला है इसी महीने के सेकेंड थर्ड वीक में गालिबन, तो उस सिलसिले में वो डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा भी अर्दोगान का मतलब ये एम है कि वो मज़ीद फंड्स और मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी इन मुल्कों से ले। तो सफदी ने जो कि जॉर्डन का फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है अपने इंटरव्यू में कि जो टॉक्स हैं इस तरह के तमाम, वो हम जॉर्डन के अंदर होस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग अगर पॉजिटिव अपनी इनपुट दो तो ये जो, और उसने बोला कि सीरिया का जो इंटरनेशनल मोटरवेज थे 2 M4 और M5, वो क्योंकि ये वॉर और सारी इसकी वजह से रुकी हुई थी, इसकी वजह से सीरिया कोई भी ट्रेड और लोगों के साथ सारी ट्रेड और डिप्लोमेसी हर चीज़ में से कट ऑफ हो गया था। तो अब ये अगर हम रिप्रोचमेंट कर रहे हैं, अगर हम सीरिया को हमने जॉर्डन के ही इनिशिएटिव पे हम अरब लीग में वापस उसको शामिल कर लिया है, तो अब जॉर्डन ही ये कह रहा है कि आप इनकी मोटरवेज भी अब चलाओ, अब आप इनको इनकी रिकंस्ट्रक्शन करो और इसको ट्रेड और इकोनॉमी के उस फ्रंट पर भी इनको इंटीग्रेट करो अपना मिडल ईस्ट के साथ, मीना के साथ और मजीद दुनिया के साथ। तो अर्दोगान का जो ये विजिट एक्सपेक्टेड है चंद दिनों में, वो उसमें वो यूएई में भी जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, कतर जाएंगे, और उसमें वो कुछ खबरों में आ रहा था कि 10 बिलियन, और ये इस रिपोर्ट के मुताबिक 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो कोशिश करेंगे कि टर्की के साथ मजीद ट्रेड प्रोजेक्ट्स, ट्रेड की डील्स हो जाएं इन तमाम गल्फ कंट्रीज़ की, और जो टूटे हुए मरासिम है वो मतलब बहाल हो जाएं, और टर्की के अंदर बहुत पोटेंशियल है इकोनॉमी का, ग्रोथ का, वो सब वो सामने वो लेके आना चाहते हैं कि हमारे साथ मिल करके ये प्रोजेक्ट्स करो, और 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की वो बातें करेंगे अर्दोगान इन तमाम ममालिक में आकर। और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इराक, कुवैत, अल्जीरिया, इन सब के बीच में जो है वो बायलैटरल टॉक्स हम करना चाहते हैं, करेंगे। और ये आप देख रहे हैं कितने नाजुक हैं ये तमाम टॉक्स, क्योंकि किसी मुल्क का इस रीजन में इससे पहले किसी के साथ अलायंस था, किसी का किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस था, कोई किसी के कुछ खदशात थे, तो अब इन टॉक्स के बीच में इन तमाम नाजुक जो रिलेशनशिप्स हैं इनका ख्याल रखना पड़ेगा। सो ये सब कुछ हो रहा है। इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी और न्यूज़ के साथ अपडेट कर दूं जो कि इसी सिलसिले में हो रही हैं, बहुत खुशाइंद भी हैं। ये अल जज़ीरा का मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ईरान जो है वो रीजनल इनिशिएटिव बढ़ाना चाहता है 4 नेशन टूर के साथ। ये खबर मैं आपको बताऊं कितने दिन पुरानी है, ये जून 24 यानी लास्ट मंथ ये हुआ है कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो दौरा किया था उसमें उन्होंने कतर
ओमान, कुवैत और यूएई का दौरा किया था और उसमें उन्होंने डायलॉग्स और रीजनल डायलॉग्स और कोऑपरेशन का एक फोरम उन्होंने बनाया और उन्होंने इन तमाम ममालिक के साथ रिप्रोचमेंट की और सारी ट्रेड वगैरह की डील की बातें की। और इसमें मैं आपको थोड़ा-सा ये पॉइंट आउट कर दूँ कि कतर तो पहले से ही ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत बेहतर थे, कतर के ये। लेकिन जो कुवैत है और यूएई है, इन दोनों के ताल्लुकात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सऊदी अरब के साथ थे और ईरान के साथ ये ताल्लुकात बनाते हुए इस वक़्त पहले कतराते थे। लेकिन अब इस सारी चेंज के बाद क्योंकि सऊदी अरब की आना-जाना डिप्लोमेसी ईरान के साथ शुरू हो गया है, मीटिंग्स हो रही हैं और मतलब ट्रेड की बातें हो रही हैं, तो इसी की वजह से कुवैत और यूएई के भी जो है दौरे और मुलाकातें ईरान के लोगों के साथ शुरू हो गई। सो दिस इज़ वेरी, वेरी पॉज़िटिव। एक और न्यूज़ को हम शेयर करते हैं कि ईरान वेलकम्स रिस्टोरेशन ऑफ टाइज विद इजिप्ट एंड मोरक्को। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसमें ले जाऊँ कि मोरक्को का तो ये तो था ही शुरू से प्रो सऊदीया, इसलिए वो ईरान के साथ दोस्ती नहीं करते थे। लेकिन इजिप्ट का क्या था? इजिप्ट का ये मसला था कि इजिप्ट की जो ईरान के जो पहलवी ख़ानदान था, उसके साथ उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थी। यानी कि ख़ुमैनी के आने से पहले जो रज़ा शाह पहलवी का दौर था, उसमें ईरान का इजिप्ट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी। और इसी वजह से जब ख़ुमैनी का दौर वहाँ आया तो उन्होंने इजिप्ट के साथ तमाम ताल्लुकात जो है वो कट ऑफ कर दिए, बिकॉज़ वो उन तमाम चीज़ों को समझते थे कि ये पहलवी के साथ इनकी दोस्ती। और रज़ा साहब शाह पहलवी जो हैं, उन्होंने यहाँ से जब फरार हुए थे तो उन्होंने इजिप्ट में ही लाइक अपना पनाह हासिल की थी, वहीं पर उन्होंने एग्ज़ाइल किया था। तो इस वजह से भी ईरान जो है वो इजिप्ट से ख़ाइफ़ था। तो लिहाज़ा इजिप्ट और मोरक्को दोनों के साथ ईरान के ताल्लुकात नहीं चल रहे थे इतने, आप समझ लें 30-40 साल से। तो अब ईरान ने इस इजिप्ट और मोरक्को दोनों के साथ दोस्ती करने की जो है उस चीज़ को वेलकम किया और अब करीबी दिनों में लाइक उनके भी आपस में दौरे और मुलाकातें शुरू हो जाएँगी। और उन्होंने आपस में ईद उल अज़हा के मौके पर लाइक ईद मुबारक वगैरह और इस तरह की बातें भी आपस में की हैं। सो ये भी एक बहुत अच्छी और खुशाइंद बात हो गई। ईरानियन एंड सऊदी एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। ये बिल्कुल जुलाई 6 की ये न्यूज़ है, यानी इसी हफ्ते आप समझ लें कि वैसे और मुलाकातें भी हो ही रही थी और सिलसिले में, लेकिन आपको पता है कि ईरान भी एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और आपको ये भी पता है कि यूएस और उनके जो एलाइज़ हैं, उन्होंने पिछले 20-30 साल से ईरान के ऊपर मुख्तलिफ बहुत शदीद सैंक्शंस लगाई हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी सैंक्शन यही है कि वो ईरान जो है वो अपना ऑयल कहीं पे बेच नहीं सकता, किसी को भी खुलेआम बेच नहीं सकता। वो जिसको भी सेल करते हैं वो छुप के और अंडर हैंड डील करके थोड़ा बहुत बेचते हैं। तो अब अगर सऊदी और ईरान की एनर्जी मिनिस्टर्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि ईरान के लिए अपना ऑयल बेचने का और इराक के लिए भी अपना ऑयल बेचने के रास्ते अब खुलने वाले हैं, तो विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव। इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ शेयर कर देती हूँ कि टर्की के जो एर्दोगान हैं, उन्होंने बिल्कुल अभी 7th को यानी कि 2 दिन पहले ज़ेलेंस्की को अपने पास बुलाया, टर्की के अंदर बुलाया, उससे मीटिंग की। ज़ेलेंस्की एक दौरे पे निकला हुआ था, नेटो कंट्रीज़ के दौरे पे, और वो इस मुहिम पे है कि ये तमाम नेटो के कंट्रीज़ जो है वो सपोर्ट करें इस बात को कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर बनना चाहता है। और आपको पता है नेटो का एर्दोगान यानी सॉरी टर्की भी नेटो का मेंबर। तो ज़ेलेंस्की जब अपना इधर पहुंचा है एर्दोगान के पास, तो एर्दोगान ने कहा है कि बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खुद नेटो का मेंबर है, उसने कहा बहुत विदाउट एनी डाउट यूक्रेन डिजर्व करता है कि वो नेटो का मेंबर बने। और ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि एर्दोगान ने ये बात कही है। तो आपको पता है पिछले दिनों मैंने आपसे ये न्यूज़ भी शेयर की थी कि नेटो खुद और यूएस ये दोनों इस तरह से बातें करते रहे पिछले महीनों में कि हम फौरी तौर पर जो है यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बना सकते, बहुत इश्यूज हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बड़े साल लगेंगे, और बड़ी यानी कि मायूस कुन उन्होंने बातें ज़ेलेंस्की को की हैं। तो लेकिन अब उसी के बरक्स
एर्दोगन कह रहे हैं कि मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूँ, तुम आ जाओ नेटो के अंदर। सो ये एक डिप्लोमेसी है। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि एर्दोगन ने एक बड़े अच्छी डिप्लोमेसी की है कि ज़ेलेंस्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। और आपको पता है जब आप इस तरह की पॉजिटिव बातें करते हैं किसी से, तो फिर आप उस पोजीशन में आ जाते हो कि आप पीस टॉक्स करवा सको, आप दोनों पार्टीज के बीच में निगोशिएशन करा सको। तो ये भी एक बहुत बड़ा, यानी एक आप समझ लो कि डिप्लोमेटिक अचीवमेंट मिल गई एर्दोगन को। सो ये सब कुछ हो रहा है और ये सब लेटेस्ट है। उसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ हो रहा है और मैंने पहले भी आपको ये बावर करवाया था कि ये जब सारी रिप्रोचमेंट होगी और सारा मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका यानी मीना रीजन में जब दोस्तियाँ होंगी, जब पीस होगा, अमन होगा, ट्रेड होगा, तरक्की होगी और यानी ज़हनी सुकून और आसूदगी होगी, तो ये इज़राइल हमेशा समझेगा कि यार अब मैं मुसीबत में पड़ने लगा हूँ और अब उसको लगेगा कि यार ये मिल करके अब मेरे खिलाफ कोई ना कोई प्लान बनाएँगे। तो आप समझें कि इस वक़्त इज़राइल एक बहुत जिटरी किस्म की पोज़ीशन में, एक बहुत अनस्टेबल किस्म का अपनी पोज़ीशन समझ रहा है और मतलब बड़ा, यानी कि इस वक़्त आप समझ लो तकलीफ़ में है। मेंटल और आप समझ लें कि जो उसका सुकून है वो इस वक़्त बर्बाद हुआ हुआ है। तो अब इसी सिलसिले में थोड़े दिन पहले भी उन्होंने जनीन जो कैंप है पैलेस्टीन के अंदर, जो रेफ्यूजी कैंप है जनीन में, उस पे अटैक किया था, कुछ लोगों को शहीद किया था। अब उसने दोबारा से ये न्यूज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये 8th की है, आज 9th है और इसमें 48 आवर्स की एक रेड की है इन्होंने जेनिन रेफ्यूजी कैंप के अंदर और ये कह रहे हैं कि 48 आवर की जो मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने किया, ये लार्जेस्ट ऑपरेशन है कई सालों से, यानी कई सालों से बल्कि सेकंड इंतफादा के बाद से इसराइल का पैलेस्टीन टेरिटरी के अंदर ये लार्जेस्ट मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है और ये इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था कि इसमें एयर स्ट्राइक्स भी इन्होंने की और आर्मर्ड बुलडोजर्स इनको घुसाए हैं इन्होंने पैलेस्टीन के अंदर इस जनीन कैंप के एरिया के अंदर और इन्होंने बॉम्बिंग भी की है और लोगों को पकड़ के मारा है। इसके नतीजे में 12 फ़लस्तीनी जो है वो मतलब शहीद हुए हैं और उन्होंने ये जो यूरोपियन यूनियन के मंदूब जो है पैलेस्टीनियन टेरिटरी के लिए जो मंदूब मुकर्रर हैं स्टीवन कोहन उनका नाम है, उन्होंने एक अपने डेलीगेशन के साथ इस एरिया का दौरा भी किया है। 25 मुल्कों के मंदूबीन उनके साथ शामिल थे इस दौरे में। उन्होंने ये बोला है कि जो इज़राइल ने है वेपनरी और वेपन सिस्टम डिप्लॉय किए हुए इस एरिया में बॉर्डर के करीब जनीन की तरफ जो कि जिनका का रुख है वो बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही डिसप्रोपोर्शनल है। यानी वॉर का रूल होता है यूएन के मुताबिक जो यूएन के रूल्स के मुताबिक वॉर का के अंदर ये रूल है कि अगर दो पार्टीज लड़ रही हैं तो वो जो वेपन्स यूज करेंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे। ये नहीं है कि एक बंदा जो है पत्थर और मतलब सोटियों से लड़ रहा है और दूसरा जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल उसके ऊपर गिरा रहा है। इस तरह की जंग को यूएन जो है वो फेयर और वॉर नहीं कहता और उसको वो कंडेम करते हैं और उसको नहीं मानते। तो इसी तरह से आप देख रहे हो कि फ़लस्तीनियों के पास तो कोई हथियार नहीं है, उनके पास तो कोई आर्मी की वेपन बनाने की फैक्ट्री नहीं है और इज़राइल के पास बेशुमार हैं। तो ये चीज़ को उन्होंने कंडेम किया है। इससे पहले यूएन ने भी कंडेम किया, गुटेरेस ने भी कंडेम किया कि ये बहुत गलत है, हम नहीं इसको कबूल कर रहे और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी इसको कंडेम कर दिया और उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ओआईसी और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी बहुत शदीद अल्फाज में वो इसको मुस्तकिल कंडेम कर रहे हैं। सो ये सारी सिचुएशन चल रही है। इन दी एंड मैं कहूँगी कि फ़लस्तीनियों के लिए तो बड़ा मुश्किल वक़्त आया हुआ है क्योंकि इज़राइल जो है वो अपना गुस्सा और अपना जो वो जिसको कहते हैं ना मतलब गम गुस्सा वो उन पे निकाल रहा है, लेकिन बाकी जो मिडल ईस्ट है वो बहुत पॉजिटिव तरीके से रिकंसोलिडेट हो रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।